उज्जैन पुलिस ने महाकाल की नगरी के महापापी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्चे की कपड़े की बरामदगी के दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। आरोपी का नाम भारत सोनी है और पुलिस उसके अलावा 5 और लोगों को सस्पेक्ट मानकर उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि सोमवार को महाकाल की पुलिस कैसे गहरी नींद में सोई हुई थी, जिसकी वजह से धर्म की नगरी में इतना बड़ा अधर्म हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकाल की नगरी के महापापी कौन? लाडली ठोकरें खाती रही, पुलिस सोती रही। महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमवार का दिन खास होता है। भक्तों की भीड़ आम दिनों से 3 गुनी ज्यादा होती है। ऐसे में पुलिस का पहरा और पेट्रोलिंग भी आम दिनों से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जिसमें एक मासूम खून से लथपथ उज्जैन की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती रही, लोगों से मदद की मिन्नतें करती रही। लोग आए, मिले, गेट से ताकते रहे, लेकिन किसी का कलेजा तक नहीं पसीजा। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, मकान से झुग्गी, झुग्गी से दुकान, सब जगह डरी सहमी। 12 साल की वो लाडली जान बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन उज्जैन में सोमवार के दिन मानो इंसानियत मर गई थी। शहर की गलियां तो दूर, उज्जैन की सड़कों पर भी किसी ने उस मासूम का हाल जानना मुनासिब नहीं समझा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फटे कपड़ों में लड़की ऐसी सड़क के किनारे चल रही है जहां ट्रक और दूसरे वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। किसी का दिल नहीं धड़कता ये जानने के लिए कि एक बच्ची इस हालत में क्यों भटक रही है। महाकाल की नगरी में 48 घंटे पहले हुए एक दर्दनाक मामले ने न केवल उज्जैन का बल्कि पूरे मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदों ने हैवानियत की हद पार करते हुए न केवल रेप किया बल्कि उसे मरने को भी छोड़ दिया। वो 12 साल की लड़की अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ बदहवास इन्हीं उज्जैन की गलियों में घूमती रही, कोई मदद के लिए नहीं आया। ये घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताई जाती है। उज्जैन सो रहा था, प्रशासन सो रहा था, मानवता रो रही थी, लेकिन वो हैवान जग रहे थे। यही वो घर है जिसके सामने एक जो इस घर के निवासी हैं उनसे वो बच्ची मदद की गुहार लगाती रही, भीख मांगती रही कि उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन तस्वीरों में भी देखेंगे इस घर के जो लोग थे उन्होंने उस बच्ची की गुहार नहीं सुनी। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें इसी घर की वो तस्वीर कैद हुई जहां पर वो सज्जन दिखाई दे रहे थे जो अब सज्जन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की। निर्भया कांड मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी, कालों के काल की नगरी महाकाल में दोहराया गया। उज्जैन की गलियों में करीब 5 घंटे तक लाडली भटकती रही, सुबह 4 बजे से 9 बजे तक। इस दौरान उसने 8 किलोमीटर का सफर बदहवासी और खून से लथपथ हालत में तय किया, लेकिन उज्जैन पुलिस को लाडली कहीं नहीं दिखी। न महाकाल थाने की पेट्रोलिंग टीम को और न ही दंडी आश्रम से महज 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर खड़ी डायल 100 टीम को। दंडी आश्रम के पास लड़की को करीब सुबह 9 बजे के बाद सबसे पहले आचार्य राहुल शर्मा ने देखा। उनसे नाबालिग की हालत देखी नहीं गई। अपने गेरुआ वस्त्र लड़की को देने के बाद उसे आश्रम लाए जहां चाय और नाश्ता कराया। उन्होंने कहा दरिंदों का खौफ इस कदर लड़की पर छाया हुआ था कि वो कुछ स्पष्ट बता पाने में सक्षम नहीं थी। दंडी आश्रम वो पहली जगह थी जहां नाबालिग को खाना और दूसरी मदद मिली। मैं आश्रम से बाहर किसी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही गेट पर आया, अभी वीडियो में आप लोगों ने जो रोड देखा है उसी रोड की तरफ में पलटा, देखा कि एक बालिका 12-14 वर्ष की बालिका एक जो है कि निर्वस्त्र होकर के ऊपर एक वस्त्र धारण कर रखा, नीचे कोई वस्त्र नहीं है। वह इसी ओर चली आ रही थी, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जिस प्रकार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि एक वस्त्र मैंने ऊपर एक्स्ट्रा धारण कर रखा है, यह वस्त्र उतार कर मैंने तुरंत उसे दिया और बालिका ने वह वस्त्र तुरंत धारण किया। उस बालिका को बार बार हमने विश्वास दिलाया कि बेटा तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं है, किसी प्रकार कोई डर नहीं है, यहाँ आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हम लोग उसको विश्वास आश्वस्त कराते रहे। बालिका से मैंने पूछा कुछ खाने की इच्छा है, भूख लग रही है? उस बालिका ने संबोधन किया, बोले हाँ।
मैंने उसे तुरंत ही अपने आश्रम में जो व्यवस्था थी, नमकीन दलिया बना था बच्चों के लिए, वह बुलवाया और बालिका को खाने के लिए दिया, चाय पिलवाई, जल पिलवाया। कुछ और सहयोगी लोग मेरे साथ आ गए थे, उन्होंने भी अपने जेब से नकदी पैसा निकाल करके मेरे साथ उन्होंने नकदी पैसा भी उसे बालिका को दिया। लेकिन ब्लीडिंग होने से लड़की की हालत बिगड़ती चली गई। आचार्य राहुल शर्मा ने डायल 100 को कई बार फोन लगाया, लेकिन उज्जैन की डायल 100 पुलिस सुबह 9:30 बजे सोई हुई थी। उन्होंने आचार्य का फोन एक बार भी नहीं उठाया, बल्कि काट दिया। इसके बाद आचार्य ने महाकाल थाने का नंबर लगाया, तब कहीं जाकर उज्जैन पुलिस की नींद टूटी। इसी से अंदाजा लगाइए कि उज्जैन पुलिस कैसे काम करती है। उसका सिस्टम नींद में रहता है जब तक कि हैवान किसी लाडली की जिंदगी न बर्बाद कर दे। तत्पश्चात जब बालिका के दुख को हम लोग आंखों से नहीं देख पाए और उसे सूनी छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर हमने तुरंत ही पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा। 100 पर हमने कॉल किया, 2 बार हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। तीसरी बार में हमने महाकाल थाने में कॉल किया, वहां से हमें आश्वस्त मिला कि हम लोग जो है कि वाहन भेज रहे हैं। वापस मैंने रिटर्न पुनः 100 पर कॉल किया, चौराहे पर खड़ी 1 किलोमीटर दूर पर गाड़ी हमारे पास पहुंची। बालिका को उन्होंने अपना सहयोग देकर के उस बालिका को वाहन में बिठाया और उसे उपचार के लिए तुरंत यहाँ से ले जाया गया। पुलिस की नींद टूटने के बाद एक्शन शुरू हुआ। एक्शन में क्या क्या हुआ? लाडली को फौरन इंदौर रेफर किया गया, जहां मासूम का ऑपरेशन हुआ। पुलिस वालों ने और कुछ स्वयंसेवी संस्थानों से जुड़े लोगों ने ब्लड दिया। लेकिन अब भी सवाल यही था कि आखिर महाकाल के महापापी कौन हैं? उनकी धरपकड़ के लिए फौरन SIT का गठन किया गया। 28 पुलिस वालों को जांच में लगाया गया। पुलिस ने उन गलियों से 400 CCTV की फुटेज उठाई जहां लड़की गई थी। फुटेज में पहला क्लू मिला, लड़की एक ऑटो में बैठी हुई दिखाई दी। आगे की फुटेज जांच की गई तो ऐसे कुल 3 ऑटो मिले जिनसे लड़की उतरी और फिर बैठी। इसके अलावा 2 और लोग मिले जिनसे लड़की ने बातचीत की। ऑटो के फुटेज में ये देखा गया कि बच्ची कहीं ना कहीं उस ऑटो में बैठ रही है। जब उस ऑटो वाले को हम लोगों ने हिरासत में लिया, राउंड अप किया, तो ये निकल के आया कि वहाँ उसकी बैक सीट में और आगे की जगह में कुछ ब्लड स्टेन्स वगैरह पड़े थे। उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभी तक जो आया है कि उसने काफ़ी समय उस बच्ची के साथ गुजारा। एक पॉइंट पे उठाया, दूसरी जगह ड्रॉप किया। तो उज्जैन में जो 6 घंटे का समय था, उसमें जिन जिन के साथ वो संपर्क में आई, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पे जो खड़े थे या फिर जो चालक वगैरह थे, उन सभी से पूछताछ लगातार जारी है और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। उज्जैन पुलिस ने शाम 4 बजे तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। हालांकि 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के रडार पर 4 ऑटो वाले और 2 लोग हैं, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट उसी ऑटो ड्राइवर को माना जा रहा है जिसके ऑटो में ब्लड मिला है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। अब सवाल उठता है कि लड़की सतना से उज्जैन कैसे पहुंची? सतना से उज्जैन की दूरी करीब 720 किलोमीटर है। वहां से उज्जैन आने में 13 से 14 घंटे का वक्त लगता है। अब तक की जांच में पता चला है कि लड़की सतना से बस में सवार हुई और रात में उज्जैन पहुंची। सतना में लड़की के दादा ने जैतपुर थाने में 24 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मतलब जिस दिन वो घर से गुम हुई उसी दिन सतना से उज्जैन के लिए निकल पड़ी। लड़की 8वीं की छात्रा है। उज्जैन पुलिस ने सतना पुलिस के जरिए लड़की के घर वालों से बातचीत भी की है। लड़की के पिता को जांच में सहयोग के लिए उज्जैन बुलाया गया है। उज्जैन के SP सचिन शर्मा का दावा है कि पुलिस 90% केस सॉल्व कर चुकी है। चौथे ऑटो वाले को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। उसने अपने ऑटो की नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ की थी। आज अपराध क्रमांक 510 2023 का नक्शा मौका बनाने और वस्तुओं की जब्ती करने, जो बच्ची के कपड़े थे उनकी जब्ती के लिए हम लोग गए थे मौके पर। जहां पर ये मौके पर इसने मौका पाकर भागने का प्रयास किया भरत सोनी ने, जिससे पुलिसकर्मियों ने इसका पीछा किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने के कारण पुलिस ने इसको तत्परता से पकड़ा। पकड़ने के दौरान ये जो है सीमेंट रोड से टकरा गया, जो कि जीवन खेड़ी रोड पर है, लगभग 1 फुट ऊंची है वो। तो उससे टकरा जाने के कारण इसके पाँव में और हाथ में चोटें आई हैं। उज्जैन कांड की चीख पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। महाकाल की नगरी में हुई विभत्स घटना से बाबा बागेश्वर भी बहुत आहत हैं। भोपाल पहुंचे बाबा बागेश्वर ने इसे हृदय विदारक कांड बताते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उनके ऊपर घोर
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई करनी। उज्जैन रेप कांड पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस लाडली बहनों की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध भारत माता के हृदय पर आघात है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किया, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है। न न्याय है, न कानून व्यवस्था और न अधिकार। आज मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार है, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादों और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीखें उन्होंने दबा दी है। प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने लिखा, उज्जैन में छोटी बच्ची से बर्बरता झकझोर देने वाली है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का क्या फायदा अगर बच्चियां ही सेफ नहीं हैं। कमलनाथ ने उज्जैन की घटना पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा केवल भाषणों तक ही सीमित है। हालांकि जब राजस्थान जैसे राज्यों में रेप और मर्डर की घटनाएं होती, बहुत दिनों से अतीक गैंग को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है। योगी की पुलिस ने अतीक गैंग के सबसे बड़े राजदार को पकड़ लिया है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा था। दरअसल जब अतीक अशरफ जिंदा था, जेल में था, रंगदारी, वसूली, अवैध कब्जे का काम यही शख्स देखता था। इसे अतीक की गैंग का अकाउंटेंट बताया जा रहा है और अतीक अशरफ के मरने के बाद भी यही शख्स अतीक की वसूली गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस शख्स के पकड़े के जाने के बाद उमेश पाल मर्डर के कई राज सामने आ सकते हैं। अतीक की गैंग का ये राजदार कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। अतीक मर गया, अशरफ मर गया, क्या उमेश पाल मर्डर का चैप्टर बंद हो गया? ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। योगीराज में कोई नहीं बचेगा। जिसने गुनाह किया है सब पकड़े जाएंगे। अब तो जैनब भी पकड़ी जाएगी, आयशा भी धरी जाएगी, शाइस्ता की अकड़ भी निकल जाएगी, गुड्डू मुस्लिम भी बच नहीं पाएगा, शूटर अरमान भी पकड़ा जाएगा, साबिर भी अब छिप नहीं पाएगा। सबका एड्रेस मिल गया है क्योंकि सद्दाम पकड़ा गया है। कौन है ये सद्दाम? क्यों पकड़ा गया है इसे? कहां से पकड़ा है सद्दाम को? ये अनम कौन है? सद्दाम क्या जानता है उमेश पाल मर्डर के बारे में? उमेश पाल मर्डर में सद्दाम का रोल क्या है? तो इसका जवाब है सद्दाम अतीक अशरफ गैंग का सबसे बड़ा राजदार है। पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है इसी से समझ लीजिए कि पुलिस को पूरा भरोसा है कि इसके पकड़े जाने पर उमेश पाल मर्डर की कई उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाएंगी। इसमें काफी जानकारी एसटीएफ को पहले प्राप्त हो चुकी है, ह्यूमन एंड से भी, टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी, और जो लोग गिरफ्तार हुए उनके इंटरोगेशन से। अब इसके सद्दाम की गिरफ्तारी से भी हमें उम्मीद है कि इनके बरेली में चल रहे सारे काम की उनको कौन लोग समर्थन देते थे, कौन उनकी मदद करते थे, ये सब जानकारी होगी। रिश्ते में अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब का भाई है ये, वही जैनब जो उमेश पाल मर्डर के बाद मीडिया के सामने आई थी। लेकिन मर्डर केस में उसकी भूमिका जब से शक के दायरे में आई तब से जैनब फरार है, और साथ ही उसके 3 भाई भी, जिसमें एक सद्दाम है, दूसरा गद्दाफी और तीसरा जैद, ये भी फरार है। लेकिन पुलिस को सद्दाम की सबसे ज्यादा तलाश थी क्योंकि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अशरफ का सबसे बड़ा राजदार सद्दाम था, और इसीलिए बरेली पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। यूपी एसटीएफ इसे बहुत दिनों से ट्रेस कर रही थी। इसकी लोकेशन दिल्ली के मालवीय नगर के अपोजिट सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के पीछे बने डीडीए फ्लैट्स में मिली, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुप कर रह रहा था। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली और गर्लफ्रेंड अनम के साथ इसे पकड़ा गया। इंटरोगेशन से पता लगा कि ये अपनी प्रेमिका अनम से मिलने के लिए वहाँ दिल्ली गया हुआ था और उसी के साथ ये वहाँ पर मौजूद था, और इसके पास से एक अदद मोबाइल
और एक Hyundai कार बरामद हुई है और अभियुक्त अब्दुल समद इसके विरुद्ध अभी तक 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। मतलब इसकी महिला मित्र जिसके साथ ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आप लोग की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, क्योंकि उसने छुपाने में मदद की थी, यानी कि काफी सारे राज उसके पास भी हो सकते हैं। ये संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो महिला मित्र है वो उसका बहुत ज़्यादा लेना देना इस प्रकरण से नहीं था और हमें उम्मीद है कि सद्दाम के इंट्रोगेशन से सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। 1 लाख के इनामी बदमाश सद्दाम को पकड़ना यूपी एसटीएफ के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। यही वजह है कि एसटीएफ की टीम लगातार सद्दाम की तलाश कर रही थी, लेकिन सद्दाम का सुराग नहीं लग रहा था। इस बीच मुखबिर खास के जरिए जानकारी मिलती है कि सद्दाम दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने लगातार आता है, जिसके बाद उस पूरे इलाके में एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जब सद्दाम यहां पहुंच रहा था तो सद्दाम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी जब बड़ा बदमाश या फिर माफिया पकड़ा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी में कई बार देखा गया है कि किसी महिला मित्र की या फिर गर्लफ्रेंड की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में एसटीएफ इस बात की तस्दीक कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि सद्दाम का अनम के साथ सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता था या फिर उसके गिरोह के बाकी सदस्यों के साथ भी उसका कोई लेना देना है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में थॉरो इन्वेस्टिगेशन यूपी एसटीएफ का जारी है। अतीक उमेश पाल मर्डर में यूपी एसटीएफ के लिए सद्दाम कितना बड़ा क्लू है, इसी बात से समझ लीजिए। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तब बाहर से गैंग का काम सद्दाम ही ऑपरेट कर रहा था। बरेली के खुशबू एनक्लेव में रहता था सद्दाम। जेल में उसके खाने पीने, जेल में सेटिंग, सारा काम सद्दाम करता था। जेल से ही कब्जा, जमीनों को खरीदने बेचने का काम सद्दाम के जरिए होता था। रंगदारी, कब्जे के पैसे की लेन देन का अकाउंट सब सद्दाम हैंडल करता था। बरेली में लल्ला गद्दी, नाजिश, सैयद साहब, फुरकान नाम के भूमाफियाओं के साथ मिलकर विवादित जमीनों को सेटल कर कब्जा और रंगदारी का सारा पैसा सद्दाम के पास जमा होता था। सद्दाम की गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पूरे गिरोह का खाता सद्दाम ही देखता था। कहां से वसूली आनी है, किस तरीके से वसूली आनी है और उन वसूली को कहां पे इन्वेस्टमेंट के तौर पर आगे बढ़ाना है, ये सारा हिसाब किताब सद्दाम ही मैनेज करता था। यही वजह है कि एसटीएफ को उम्मीद है कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद उसे न सिर्फ आयशा नूरी, जैनब और उन तमाम शूटर्स के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे जिसके जरिए एसटीएफ उन तक पहुंच सकेगी, जो अभी तक एसटीएफ के रडार पर नहीं है। यही वजह है कि सद्दाम को लगातार हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि फरारी के दौरान सद्दाम की किन लोगों ने मदद की है, क्योंकि एसटीएफ को भरोसा है कि ये वो लोग हो सकते हैं जो दरअसल उनको शूटर्स तक और शाहिद परवीन और जैनब तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी अदा कर सकते हैं। अतीक अशरफ गैंग के लिए सद्दाम कितना बड़ा काम करता था, इस सीसीटीवी फुटेज को याद कीजिए। उमेश पाल मर्डर के पहले बरेली जेल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें असद, साबिर, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम से लेकर कई लोग अशरफ से मिलने पहुंचे थे, जहां उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की गई थी। जेल में एक ही डॉक्यूमेंट पर 8-9 लोगों की एंट्री सद्दाम ने ही जेल के अफसरों से मिलकर करवाई थी। इसीलिए पुलिस कह रही है सद्दाम मिल गया है, अब सबका हिसाब होगा। अशरफ का साला है और अशरफ जब बरेली जेल में बंद था तब उसका ये पूरा मैनेजमेंट देखा करता था और इसने सारे शूटर्स को ले जा करके अशरफ से मिलवाया था और ये शूटर्स 2.5 घंटे तक जेल के अंदर रहे थे। ये सभी एक ही डॉक्यूमेंट पर 8 से 9 लोग अंदर गए थे और बाद में इसका खुलासा हुआ था जब जेल की सीसीटीवी खंगाली गई थी। सभी जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। अशरफ के बारे में काफी कुछ जानकारी ये दे सकता है, ऐसा हमें उम्मीद है और अभी इंट्रोगेशन होगी तब ये सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। सद्दाम को रात 2 बजे दिल्ली के मालवीय नगर के डीडीए फ्लैट से पकड़ा गया है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। पुलिस का कहना है कि वो अनम नाम की गर्लफ्रेंड से मिलने आता था। पुलिस को इसकी खबर थी, उसे ट्रेस किया गया और पकड़ लिया गया। मालवीय नगर में 1600 डीडीए फ्लैट हैं। पुलिस ने कहां से उठाया, किस फ्लैट से उठाया, ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अनम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि वो सद्दाम नाम के आरोपी की गर्लफ्रेंड है।
जब से ये बात यहाँ के लोगों को पता चली है कि अनम और सद्दाम डीडीए फ्लैट में रहते थे, तो वो परेशान हैं और हैरान भी हैं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार फरार सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर के इन डीडीए फ्लैट से धर दबोचा है और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का चूंकि सद्दाम पर इनाम था, लंबे वक्त से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही उसकी तलाश यूपी एसटीएफ कर रही थी और रात तकरीबन 2 बजे एसटीएफ ने सद्दाम को डीडीए फ्लैट से धर दबोचा। इसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मुलाकात करने आया था और यहीं पर वो आया जाया करता था, जिसकी जानकारी जो एसटीएफ है उसको मिली और एसटीएफ ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। कुछ जो लोकल लोग हैं यहाँ के जिम्मेदार, उनसे भी बात करते हैं। इस चेहरे को आपने देखा था कभी? नहीं, इस चेहरे को हमने पहले कभी नहीं देखा और आज सिर्फ टीवी में ही देख रहे हैं और ये आपके पास देख रहे हैं। एसटीएफ रात 2 बजे इनको पकड़ कर ले गई है और ये कहा जा रहा है किसी अनम नाम की लड़की जो गर्लफ्रेंड थी सद्दाम की, उससे मिलने आया करते थे। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अब हम पता करते हैं, अगर हमारे यहाँ ऐसे कुछ लोग रहे तो उसके बारे में हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे गलत लोगों को हमारे यहाँ ना रखा जाए। आपने भी नहीं देखा इसे कभी? नहीं, मैंने यहाँ नहीं देखा। मैं यहाँ आरडब्ल्यू का मेंबर हूँ, खिड़की का। मैंने इनको नहीं देखा कभी भी। तो अनम नाम की किसी लड़की को आप जानते हो, यहाँ रहती हो? मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है ऐसा। नहीं, ये डीडी फ्लैट्स लेकिन यही है। डीडी फ्लैट्स यही है, डीडी फ्लैट्स खिड़की मालवीय नगर यही है। जो अपोजिट है मॉल के, जो अपोजिट है मॉल के। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, अगर सद्दाम की बात करते हैं तो अशरफ का साला है और ये कहा जाता है कि जब योजना बनाई गई उमेश पाल के हत्या की, जिस तरह से प्रयागराज में मारा गया था उमेश पाल को, और उससे पहले बरेली में जिस तरह से योजना बनाई गई, तो उस योजना में जो शूटर्स से उनकी मीटिंग अशरफ से कराई गई थी और उस पूरी योजना में सद्दाम भी शामिल था मुलाकात कराने में शूटर्स की। इसीलिए 1 लाख रुपए का जो इनाम है वो रखा गया था। एसटीएफ को इस बात के पक्के सबूत है कि अतीक अशरफ के मरने के बाद सद्दाम ही गैंग को ऑक्सीजन पहुंचाता था। वो लाइन एसटीएफ ने अब काट दी है, जिसका असर फरार मेंबर्स पर पड़ना तय है। पुलिस को भरोसा है कि जैनब, आयशा, साइस्ता, गुड्डू, मुस्लिम, अरमान और साबिर जो अब तक फरार थे, वो खुद ही बिल से निकलकर बाहर आ जाएंगे और ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। जो लोग अभी बचे हुए हैं उमेश पाल हत्याकांड में, चाहे वो जैनब हो, चाहे वो आयशा नूरी हो, चाहे वो अतीक अहमद की पत्नी हो, इन लोग तक पहुंचने में भी आप लोग को सब मदद मिलेगी? उम्मीद तो है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और कितनी इंपॉर्टेंस है इस गिरफ्तारी की आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से।